मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था सरकार का अर्थ और लोकसभा के गठन के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं या क्या क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहले कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और बैठकों की अध्यक्षता करने के साथ साथ वह सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन को भी बनाए रखता है। तो अध्यक्ष का पहला कार्य है कि बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के साथ साथ सदन में शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखता है। दूसरा कार्य लोकसभा की कार्यवाही निश्चित करना, यानी लोकसभा की कार्यवाही तय करना कि किस प्रकार आगे की कार्यवाही चलेगी। तो लोकसभा के समस्त कार्यक्रम वह कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है और वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निर्धारित करता है या निश्चित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का दूसरा कार्य है कि सदन की कार्यवाही निश्चित करना। लोकसभा के समस्त कार्यक्रम व कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है और उसी की अनुमति से कोई सदस्य सदन में भाषण भी दे सकता है। तीसरा कार्य है कुछ समितियों का पदेन सभापति। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। तो तीसरा कार्य है कुछ समितियों का पदेन सभापति। तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। और चौथा जो है वो है अन्य कार्य या विविध कार्य। तो अन्य कार्यों या विविध कार्यों में पहला कार्य है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और इसी के अंतर्गत दूसरा कार्य जो है वो है कि संसद और राष्ट्रपति के बीच जितना भी पत्र व्यवहार होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो चौथा कार्य है अन्य कार्य या विविध कार्य। लोकसभा का अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और इसी के अंतर्गत इसका दूसरा कार्य है कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद व राष्ट्रपति के बीच समस्त जो पत्र व्यवहार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष के ये चार कार्य हैं। तो बच्चों इस पर आपके एक निबंधात्मक प्रश्न बन गया कि लोकसभा के गठन या संरचना का वर्णन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न दोबारा दोहरा देता हूं कि लोकसभा के गठन या संरचना का वर्णन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के
कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब हम अगले पढ़ेंगे लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां, कि लोकसभा के क्या क्या कार्य है या क्या क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहली है विधायी शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुसार साधारण विधेयक व संविधान संशोधन संबंधी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित या पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य है विधायी शक्तियां, कि भारतीय संविधान के अनुसार साधारण विधेयक यानी अवित्तीय विधेयक या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। दूसरा कार्य है वित्तीय शक्ति, यानी धन से संबंधित शक्ति या धन विधेयक से संबंधित शक्ति। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। जब धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अंदर उस धन विधेयक पर विचार विमर्श करके अपने आवश्यक सुझाव दे सकती है या उसे उसी रूप में पुनः लौटा सकती है। अब ये लोकसभा पर निर्भर है कि वो राज्यसभा के सुझावों को माने या न माने। तो इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में जो शक्ति है वो बिल्कुल गौण है, अर्थात ना के बराबर है। तो दूसरा पॉइंट है कि वित्तीय शक्ति। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। जब धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अंदर उस विधेयक पर विचार विमर्श करके अपने सुझाव दे सकती है या उसी रूप में पुनः लौटा सकती है। उन सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तीसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और ये मंत्रिमंडल या कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो इस प्रकार लोकसभा का तीसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर
बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। चौथा कार्य है संविधान संशोधन की शक्ति। तो लोकसभा को राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। तो चौथा कार्य है कि संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी लोकसभा को राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। पांचवा कार्य है निर्वाचक मंडल के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा व विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा कार्य है कि लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इसी के अंतर्गत तीसरा कार्य है कि लोकसभा के सदस्य सदन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। तो पांचवा कार्य है निर्वाचक मंडल के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा व विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके साथ ही लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तथा सदन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का भी चयन करते हैं। तो इस प्रकार ये लोकसभा के 5 कार्य हैं। इस पर एक निबंधात्मक प्रश्न हो गया कि लोकसभा के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।